बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की फेवरेट होस्ट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। आज कहकशा फैसल थोड़ा लेट हो गई। लेट होने की वजह ये थी कि ट्रैफिक बहुत था और इतना टाइम ने मेरे पास नहीं बचा कि मैं अपना हेयर डू भी करा सकूँ। तो मैंने बोला मेरे नाजरीन मेरा वेट कर रहे होंगे, जल्दी 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 मैं भाग के बस आप लोगों के सामने आ गई, क्योंकि आप लोगों से दूर रहा नहीं जाता, आदत सी हो गई है। प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। पहले सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर भाई, जो कि साहिल स्टेट बिल्डर्स के सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है शब्बीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने भी सवाल किया था कहकशा आज लेट हो गई, ट्रैफिक के मामलात वगैरह ऐसे होते हैं हमारे कराची में, तो वैसे भी शब्बीर भाई कितना ट्रैफिक अगर यही रोड यही जो है स्ट्रक्चर रहा तो आने वाले 10 सालों में आपको गाड़ी चलाने को जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी, और मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। अच्छा शब्बीर भाई, प्रॉपर्टी की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि प्रॉपर्टीज को बनाने का सोचते हैं। और घर बनाना मतलब आपने एक खाली जगह ले ली, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। 120 गज का अगर बैंगलो बनाना है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी टाइप, तो आजकल के जो जमाने में उसकी कीमत कितनी आएगी कंस्ट्रक्शन अगर करना चाहते हैं तो? अगर 120 गज पे कंस्ट्रक्शन करता है और OSBC के मैप के मुताबिक करता है तो उसको तकरीबन 55 से 60 लाख तक इसको एक्सपेंस आएंगे, इसको जो अखराजात आएंगे वो इस अमाउंट तक आएंगे। और अगर 160 पे जाता है तो फिर 80-90 तक जाएगा, और 240 पे जाता है तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए करीब इसको खर्च आएगा। ठीक है। और वो भी उस सूरत में कि वो ग्राउंड प्लस 1 यानी 1 यूनिट बनाए या ग्राउंड प्लस 1 बनाए, दोनों के अखराजात यही आएंगे। इसके अलावा जो है ना देखा यह जाता है कि बसा औक़ात लोगों को कम कॉस्ट में भी पड़ जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी सोसाइटी में नहीं बना रहा, किसी इलाके में बना रहा है, तो उसमें काफ़ी चीज़ों की वो बचत कर लेता है। मिसाल के तौर पे कि आप अगर औरंगी टाउन की तरफ देखें तो वो प्लास्टर भी नहीं करते बाहर, और वो अपने मकान बना लेते हैं। वो कॉस्ट तो फिर उनको 30-35 लाख रुपए में आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर सोसाइटी, तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है बेंगलो बनाने की, जिस तरह बेरिया में बनाना है या कहीं और सोसाइटी में बनाना है, तो उनकी अपनी SOP होती है, उस हिसाब से जो है उनको बेंगलोस बनाने पड़ते हैं, तो वो फिर अखराजात उनको ज़्यादा आते हैं। और बसा औक़ात ये भी देखा गया है कि जो आपने देखा होगा कि लोग पुराना सरिया ख़रीदते हैं जी, तो वो उसको लेवल करते हैं, सीधा करते हैं। जो कच्ची आबादियाँ है वहाँ पर जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन होती है इस पर, तो वो भी कॉस्ट कम आती है। लेकिन ये है कि अच्छा ब्रांडेड अगर काम करना है तो 120 अगर डबल स्टोरी बनाएगा तो उसको कम से कम 60 लाख रुपए का एक्सपेंस आएगा। मतलब जगह आपकी अपनी, सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इतना खर्चा आएगा? इतना खर्चा आएगा, क्योंकि रेट बढ़ गए। आज से कोई 2-2.5 साल पहले यही एक्सपेंस आता था 40 लाख रुपए, करीब 20 लाख रुपए जो है रेट जो है बढ़ा है। ओके, मतलब महंगाई की नजर हो के 20 लाख का इजाफा? 20 लाख का इजाफा हुआ है, और ये 2 साल में हुआ है? 2 साल में। अल्लाह रहम करे। अच्छा शबीर, मैंने सुना सॉइल टेस्ट भी कुछ होता है कंस्ट्रक्शन करने से पहले, इसकी क्या वजूहत? जी, असल में ये सॉइल टेस्ट इसलिए होता है कि जो कंस्ट्रक्शन करनी होती है तो उसके जो है ना स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, और ये ज़मीन लोड उठाने के काबिल है कि नहीं है, लोड बेरिंग कहा जाता है, तो वो उसको चेक करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ही आर्किटेक्ट जो है उस हिसाब से बीम कॉलम बनाता है, बीम बनाता है, वो सारी स्ट्रक्चर इसी हिसाब से ही बनाता है। बहुत से लोग नहीं कराते, वो भी बना लेते हैं, लेकिन होता ये है कि बसा औक़ात उनके घरों के अंदर जो है क्या कहते हैं स्क्रैच आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन ख़राब होती है। तो ये कराना ज़रूरी है, इतना कोई बड़ी कॉस्ट नहीं आती इसकी। लेकिन प्रॉपर जो इंजीनियर काम करते हैं तो पहले सॉइल टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। इससे पहले करने में नुकसानात हैं। ओके। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि ज़मीन की पोजीशन क्या है तो आपका करना ये बेहतर नहीं है। आपने देखा बड़े बड़े ब्रिज जो बनते हैं उस पर एक लोड रखा जाता है काफ़ी ऐसी जगहों पे, ताकि अंदाज़ा लगाया जाए कि ये ब्रिज को उठाने के काबिल है कि नहीं है। बिल्कुल, ये बात कंटिन्यू करते हैं शबीर भाई, ब्रेकर टाइम हो गया। नाज़रीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी
नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं शब्बीर भाई की जानिब, और जो बात हम कर रहे थे शब्बीर भाई वहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर के हवाले से जी वो असल में जो है ना, जब तक सॉइल टेस्ट नहीं होता ना, उस वक्त तक आपको आइडिया नहीं हो सकता कि आपको कॉलम कैसे डालने हैं, प्लान कैसे डालने हैं। और उसके बगैर आप अगर करने जाते हैं तो फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर नुकसान हो सकता है। मतलब क्या नुकसान होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी अगर नहीं सॉइल गिरनी टेस्ट है। नहीं असल हुआ? में पहले तो आपको उसकी लोड का आइडिया हो ना, जो जिस रेत पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है। बस अवत आप देखें जहाँ सख्त ज़मीन होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन इतनी हो नहीं सकती, और होती है तो क्रैक आ सकता है। तो इसी तरह अगर जो मट्टी होती है, वो मट्टी के नीचे जो है जितनी भी उसकी तय लगी हैं, वो तय सब एक जैसी हैं या नीचे डिफरेंट है, इसके नीचे अलग डिफरेंट है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। सेम भी आ सकती है और स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रैक भी हो सकता है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, ये इंजीनियरिंग वर्क होता है, ये अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई ये टेस्ट रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक मुझे जो है ना कंस्ट्रक्शन करनी है इसकी। ओके आपने सेम का जिक्र किया, जो लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है फ्लैट्स में, बाथरूम्स वगैरह में हम देखते हैं पानी लीक होता है, कलर क्रैक हो जाता है, हर जगह से कलर हट जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो है ना, जो हमारी सी साइड है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती है, और आप देखते हैं कि 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो स्ट्रक्चर गिरने लग जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो उसको सेम लगती है नमकियात है, नमक जो है वो हर चीज़ को, समंदर की जो सामने जो एयर आती है, उस एयर के अंदर नमक आती है, नमक में जो है वो जब कंस्ट्रक्शन में पड़ती है वो सिल्वर को भी गला देती है। ओके तो लोहा तो बहुत दूर की बात है। तो वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक इंजीनियर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम जब बेंगलो बनाते हैं तो एक तो उसको जब स्ट्रक्चर करते हैं तो वो सीमेंट अलग होती है। ये सीमेंट जो बाहर इस्तेमाल होती है ये नहीं होती, वो दूसरी होती है जो पानी को सक करने की गुंजाइश रखती है। और दूसरा ये है कि हम सीमेंट का रेशियो ज़्यादा रखते हैं, और पानी को, इसको जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसको पानी ज़्यादा देते हैं। और दूसरा, जब कंस्ट्रक्शन तक कंप्लीट हो जाती है पूरी, उसके बाद हर 2 माह बाद, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद हम पूरे बेंगलो को मीठे पानी से धोते हैं। ओके धोने से ये होता है कि जो सेम उसको लगी होती है ना, वो नीचे आ जाती है। ठीक है। अगर वो उसको पेवस्त रहेगी तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन को ख़राब करती रहेगी। अब ये देखिए कितनी पॉइंट की बात है, कितनी बिल्डिंगों को धोया जाता है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो जब बारिश होती है मुझे लगता है जब भी बिल्डिंग्स जब भी गिरती है गिरती अल्लाह है। की तरफ से, वरना ऐसा इससे कुछ पहले नहीं है। अच्छा, वो पानी भी, जो बारिश का जो पानी होता है वो भी एसिड इतना वो पानी होता है कि वो जंग पकड़ लेता है जी क्योंकि वो इस काबिल नहीं होता, लेकिन फिर भी समंदर के पानी से बेहतर होता है। बेहतर होता है। लेकिन ये है कि उसको खुद जो है ना वॉश करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करते तो होता ये 2-3 साल बाद जो है वो झड़ने लग जाती है बिल्डिंग। और आपने मैकडोनल्ड के सामने भी एक बिल्डिंग देखी है कि पूरी यूं ही पड़ी है, कि उसकी वजह ये है कि वो स्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि अब उस पर रिहाइश हो सके। ओके तो सी साइड का जो एरिया है शब्बीर भाई, वहाँ पर सीवियर साइड का जो एरिया, वहाँ पर तो लोग यही करते हैं, उनके कलर्स भी सही नहीं हो पाते, वो महीनों में उनको कलर दोबारा कराना पड़ता है। केयर नहीं करते ना जी। देखें, एक जो है कलर आया था हमारे यहाँ पर, अब शायद बहुत कम ही आ रहा है, दुबई से, जोतन के नाम से। वो उस कलर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो सेम को अंदर आने नहीं देता। ओके तो वो लोग इतना यूज़ नहीं करते, वेदर ठीक है। शीट में नॉर्मल कलर लगा देते। और इसके अलावा जो है ना, वो काम ऐसे करता था जैसे पॉलीथीन काम करती है कि किसी चीज़ को सेफ करती है। अब आते हैं हम, जो सेम होती है ना, जो अक्सर बाथरूम में सेम हो जाती है, लीकेज हो जाती है। होता ये है कि जब कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो जो बाथरूम में मटेरियल लगता है, जो सीमेंट रेती लगती है, उसमें सीमेंट का रेशियो नॉर्मली जो कंस्ट्रक्शन होती है 1.4 होती है। यानी अगर एक हिस्सा सीमेंट का होगा और तो 3 हिस्से 4 हिस्से रेती के होंगे। ठीक है। लेकिन ख़ासकर जब वाशरूम की बात आती है तो उस वक्त रेशियो जो है वो 1/1 होता है। यानी एक हिस्सा रेती होगा, एक हिस्सा सीमेंट होगा। ठीक है। और बिल्कुल ही बारीक रेती इस्तेमाल होगी प्लास्टर में।
ताकि उसके अंदर कोई गैप ना बचे जो पानी का गुजर बन सके। आप ये देखें मट्टी के जो मटके होते हैं उसके नीचे से पानी नहीं आता। 5 इंच की छत बिल्डर बनाता है और उसमें से सेम होता है, तो कहीं तो फॉल्ट है, तो जिसकी वजह से ये हो रहा है जी। जब कहा जाता है तो कहते हैं कि टाइलों की ग्रोडिंग कर दो, तो क्या टाइलों पे ही आपका ये जो है पानी रुका हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है? तो ग्रोडिंग हल नहीं है। होना ये चाहिए, आप आज से कोई 25 साल 30 साल पहले चले जाएं तो टाइल तो लगते ही नहीं थे जी, ऐसे ही था। वॉशरूम जो है वो सीमेंट के ही बनते थे और कोई टाइल नहीं लगता था, तो फिर ग्रोडिंग कहाँ आई? तो कुछ स्ट्रक्चर वो ऐसा करते थे, कोई ऐसे काम करते थे जिसकी वजह से लीकेज नहीं होती। आप जितनी भी पुरानी बिल्डिंगें देख ले, जो जैसे सिडको अपार्टमेंट है, दूसरे अपार्टमेंट, वहाँ आपको सेम नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी, उन्होंने स्ट्रक्चर बेहतरीन बनाया। तो नीचे की बेस जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये सेम का प्रॉब्लम होता ही रहेगा। और आजकल जो बिल्डिंगें बन रही है उसमें यही हो रहा है कि 5-6 महीने बाद फिर ग्रोडिंग करानी पड़ती है, फिर 5-6 महीने बाद फिर ग्रोडिंग करानी पड़ती है, तो सेम का प्रॉब्लम हल नहीं होता। ये सारा फॉल्ट ये है कि जब वॉशरूम बनता है उस वक्त एक का रेशो हो और बारीक उस पर रेत हो, तब जाके वो स्ट्रक्चर बेहतर बनेगा। अच्छा, लोग जब रहते हैं उस घर में, जब भी उनको पता चल पाता है कि यहाँ पर जो है वो सेम है, लीकेज का प्रॉब्लम हुआ है, क्या कोई ऐसी चीज़ है, कोई टेक्निक है, कोई तरीका कार, क्योंकि आप माशाल्लाह माहिर हैं इस चीज़ में, तो बता सकते हैं कि लोग पहचान किस तरह सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पे सेम है? देखिए, वो जब नज़र आएगी तभी उनको आइडिया होगा ना। अंदर जो मटेरियल डला हुआ है वो तो आइडिया नहीं हो सकता। ओके, मतलब जो रह के देखेंगे जब भी उनको आइडिया हो पाएगा। ये अब ब्रांड, एक ब्रांड बिल्डर जो है ना, ब्रांड होता है एक बिल्डर का, तो वो अब नहीं रहा। पहले जो होता था कि नहीं, इस बिल्डर की बिल्डिंग के अंदर ना लीकेज होगी ना जो प्रॉब्लम होगा, अब वो चीज़ें नहीं रही। बिल्कुल। अब सारा काम जो है ना ठेकेदारी निज़ाम आ गया है, तो अब वो ना, मैंने तो कई बिल्डरों को ऐसा भी देखा है कि वो 6th फ्लोर की अगर बिल्डिंग बन रही है तो वो कभी विजिट करने भी नहीं जाते कि काम किस तरह हो रहा है। अपने में इंजीनियर्स को भेज देते हैं, उन्हीं पे टेस्ट करते हैं, फिर हालात मामलात वही होते हैं, फिर अल्लाह, काम ठीक नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। और फिर जो वहाँ रहते हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो फिर परेशानी से गुजरती है। अच्छा, जो हाई रूफ पे रहते हैं, रूफ टॉप पे रहते हैं लोग, उनके घरों में तपिश बहुत होती है, इतनी गर्मी होती है, और जैसे अब जैसे लू का मौसम चल रहा है, लू चलती है सुबह में, रात में ठंड होती है, तो उनके घर जो सबसे ऊपर होते हैं, टॉप फ्लोर, वो सबसे ज़्यादा तपिश का बायस बनता है और वो लोग रहने वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्या कोई इसका हल है कि हम जो है जब बिल्डिंग बन रही हो तो जो हमारा रूफ टॉप है वो ठंडा रह सके? देखिए, काफ़ी लोग जो है वो इश्तिहारात देते हैं कि धूप की तपिश कम करने के लिए हमें आप कॉल करें, तो कोई केमिकल्स वो इस्तेमाल करते हैं। उन केमिकल्स से इतना फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। असल जो उसका हल है कि आपको शेड उस पर बनाना चाहिए। शेड बनेगा तो ही नीचे तपिश कम होगी। और दूसरा एक प्रॉपर हल है, अगर वो उन्होंने कर लिया तो उसके बाद उनकी जान छुड़ जाती है। ठीक तो है, वो है मार्बल आता है वाइट ज़ियारत, वो अपने मक्का मुकर्रमा में वो मार्बल लगा हुआ है। ओके ओके शबीर भाई, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक है, थोड़ी देर में आते हैं। नाज़रीन, तो कहीं जाएगा बस दिखती रही मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, उसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं शबीर भाई की जानिब, और जो मैं सवाल उनसे पूछा था, अचानक से हम न्यूज़ ब्रेक पर चले गए। शबीर भाई, जो रूफ टॉप होती है वहाँ पर तपिश की वजह तो हम सबको पता है कि सूरज उनके घर के बिल्कुल करीब होता है, इस वजह से होती है, लेकिन उससे बचने का क्या हल हो सकता है? देखिए, उससे बचने के 2-3 हल हैं। ठीक है। एक तो ये है कि अखबारात में इश्तिहारात आते हैं कि आप जो है हमें कॉल करें धूप की तपिश के लिए, और केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉपर हल है वो प्रॉपर हल ये, या तो आप शेड डाल दें, अगर शेड नहीं डाल सकते तो वाइट ज़ियारत मार्बल आता है, वो अगर डालें तो उसकी खूबी ये होती है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर खूबी रखी है कि अगर 50 डिग्री भी तपिश होगी और उस पर आप पैर रखोगे तो आपका पैर नहीं जलेगा। ठीक है। और यही वाइट ज़ियारत जो है मक्का मुअज़्ज़मा में डला हुआ है, जिसकी वजह से पैर जलते नहीं हैं।
और यही मार्बल जो है फैसल मस्जिद के वॉक ट्रैक पे लगा हुआ है, तो उस पर भी पैर नहीं जलता। ठीक है। उसके अंदर ऐसी क्वालिटी है, खूबी है। और भी अगर कोई वो बजट में ना आए तो इसका सिंपल हल ये होता है कि वाइट कलर करते हैं वेदर शीट का छतों पे, तो उससे भी तपिश कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि इसको इस तपिश को छत पे कम करना ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्रैक आ जाएंगे। ओके। और अक्सर आप देखें जो लास्ट फ्लोर होते हैं उसकी दीवारें क्रैक में आ जाती हैं, वो तपिश की वजह से ही आती हैं। तो ये नुकसानात इससे हो सकते हैं। दूसरा ये है कि कोशिश यही करें कि आप ईस्ट ओपन घर ही ना खरीदें बिल्कुल। कि तपिश हो और ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि ईस्ट ओपन फ्लैट के अंदर आपको एसी का भी यूज़ करना पड़ता है। वेस्ट ओपन पे ये चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल। तो कोशिश यही करें कि वेस्ट ओपन घर लें, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अच्छा, ऊपर जो रूफ टॉप होते हैं हमारे घर, जो फ्लैट्स होते हैं, उसकी कीमत में भी और जो फर्स्ट फ्लोर का फ़र्क होता है उसकी कीमत में फ़र्क होता है, ऐसा क्यों? पहले होता था, अब सबसे जो टॉप पे घर होता है उस सबसे ज़्यादा कीमत होती है उसकी। वो तो अगर पेंट हाउस है तो होगी ना, अगर नॉर्मल फ्लैट्स हैं और कोई 4th फ्लोर पे है, 5th फ्लोर पे, तो भी कीमत में कोई फ़र्क नहीं होता। देखिए इतना डिफरेंस नहीं आता। ठीक है। लोग ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि वो हाइट पे रहें। इसकी वजह ये है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, शोर शराबा, ट्रैफिक का, ये सारे मसाइल भी होते हैं, जिसकी वजह से लोग लाइक नहीं करते। हाँ, नाज़ाबाद का जो जहाँ पोर्शन बनते हैं वहाँ ये डिफरेंस है, वहाँ फर्स्ट फ्लोर का रेट ज़्यादा है, फिर सेकंड का इससे कम है, थर्ड का इससे कम है। पोर्शंस में ये होता है कि लिफ्ट नहीं होती। जहाँ पर आपको जो है लिफ्ट नहीं मिलती तो वहाँ ये डिफरेंस आता है, जहाँ लिफ्ट होती है तो वहाँ ये डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो मतलब जो लिफ्ट वाले अपार्टमेंट होंगे वहाँ पर कीमत में जो पेंट हाउस है उसकी ज़्यादा कीमत होती है। अच्छा, ये पेंट हाउस का जो मतलब कहते हैं ना कि इजाद कब से हुए थे, कितने साल पहले से जो है लोगों का ध्यान मुतवज्जा हुआ कि भाई पेंट हाउस भी कोई जगह होती है, वहाँ पे रहेंगे तो मज़ा आएगा? पेंट हाउस जो बनना स्टार्ट हुए थे कराची के अंदर, जो मुझे जहाँ तक याद है 1990 में। ओके। ये एक नहीं था, लोग जो है मतलब इस पे खुश थे। और पेंट हाउस सबसे पहले जो कराची के अंदर बने थे वो गार्डन वेस्ट में ही बने थे। ठीक है। स्टार्ट वहीं से हुआ था, फिर उसके बाद सब जगह पे बनना शुरू हुए। पेंट हाउस का एक जो है सिस्टम चला, तो वो अच्छा इसमें ये होता था कि पेंट हाउस का एरिया जो है ना वो बढ़ा देता था बिल्डर पहले। अब वो चीज़ कम हो गई है। अब विद रूफ, यानी एक फ्लैट होता है उसके साथ एक रूफ होता है, वो उसके साथ प्लच करके उसकी जो कीमत होती है वो रख के दे देते हैं बिल्डर। ठीक है। फिर लोग उस पर रूम वगैरह बना लेते हैं, अपना पेंट हाउस बना लेते हैं। ये उस वक्त से ये स्टार्ट हुआ था, मुझे डेट याद है। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन कीमत में इतनी ज़्यादा महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो तो रूफ टॉप पे ही होता है, गर्मी भी वहाँ पे होती है, तो क्या उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो लोगों को, सार्फिन को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है? पेंट हाउस की कॉस्ट इतनी इसलिए होती है कि उसका एरिया जो है नीचे के फ्लैटों से 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना बड़ा होता है। अच्छा, ये वजह होती है। और जो विद रूफ फ्लैट सेल करते हैं तो वो एक रूफ की कीमत लगाते हैं। अगर जो है फ्लैट 1.5 करोड़ का है तो 25 लाख जो है रूफ की कीमत लगा के वो प्लस करके देते हैं। ओके, मतलब 3 गुना बना के। देखिए इतना ही एरिया अगर आपको मिलता है और रूफ का, तो वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से उनको कॉस्टली अच्छा लगता है, सस्ता लगता है। क्योंकि उस पर वो अगर एक वाशरूम बना ले, एक रूम बना लें, तो वो उनको एक पेंट हाउस हो जाता है, प्लस हो जाता है फ्लैट से। ओके, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर खूबसूरत पेंट हाउस है? देखिए इस वक्त तो ज़्यादातर कराची के अंदर क्लिफ्टन पे और शारा फैसल पे अच्छे पेंट हाउस बने हुए हैं, लेकिन अब पेंट हाउस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अब इतना नहीं है, विद रूफ का ज़्यादा है। बस औकात बिल्डर कोई बिल्डिंग बनाता है, अब शारा फैसल पे 1-2 बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई है, तो रूफ किसी को उन्होंने दी नहीं, उन्होंने अपनी रिहाइश कर ली, पूरा पेंट हाउस बना दिया। वाओ। तो ये भी उनको एक बेनिफिट होता है। ज़्यादातर कुछ जगहों पे जो है वो रूफ को सेल करते हैं पीसेस करके फ्लैटों के हिसाब से। कुछ इलाकों में रूफ सेल नहीं करते। जो नहीं करते उन बिल्डर्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो सेल करें, इसलिए कि एक बिल्डिंग में जब छत यूज़ होती है ना, तो उसके अंदर आपको पता है जो हमारे कराची के जो माहौल है
वो जब छतों पे हमने अक्सर देखा है, पहले जो है ये पेंट हाउस नहीं होते थे तो लोगों को शराब की बोतलें मिलती थी, किसी को क्या मिलता था, तो फिर वो वहाँ पर जो मामलात होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते। बिल्कुल, इससे बेहतर है उसको सेल कर दें। अब फिर आप छत पे जाने से बिल्डिंग वालों को किसी को रोक भी नहीं सकते, रोक नहीं सकते। बिल्कुल, तो बेहतर यही है कि उसको सेल कर देना, ना कि अपने पास रखना। हाँ, ये भी एक अच्छा हल है। जो लोग परेशान होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं कि भाई ये है छत पे बैठ गए लड़के, हुल्लड़बाजी हो रही है, बातचीत हो रही है, और आजकल तो माहौल भी ऐसा है, तो ये सबसे बेहतरीन हल है कि किसी की शादी का प्रोग्राम हो, अब उसको आप मना नहीं कर सकते। नहीं, अब शोर शराबा, जो नीचे वाले वो सो ही नहीं पाएंगे सारी रात। तो बेहतर है इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, रूफ ना रखे बिल्डर अपने पास। बिल्कुल बेहतरीन हल जो है वो शब्बीर भाई ने बता दिया। शब्बीर भाई, ये कराची का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे अगर कोई घर लेना चाहता है वहाँ पर कीमतें जो है वो अभी भी मुनासिब कीमत है? देखिए, जो गडाप टाउन है वहाँ पर इस वक्त मुनासिब कीमत है, ठीक है, और पब्लिक वहाँ पर आसानी से जा भी सकती है। अगर हम सुपर हाईवे की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है, जहाँ आपको जाके जो है कम रेट में प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है। इसके अलावा स्कीम 42 है, गवर्नमेंट जब भी उसको डेवलप करेगी तो उसके रेट बहुत अच्छे हो जाएंगे ओके, ऑक्सफे की साइड पे। ठीक है, तो वहाँ मतलब मुशर्रफ के दौर में ये जो है थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी, उसके बाद रुक गया, अब वो अब तक सेट नहीं हुआ। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है, आज गवर्नमेंट उसको डेवलप करना शुरू कर दे, लोगों को पोजीशन देना शुरू कर दे, तो लोगों को बहुत ही कम रेट पे जो है प्लॉट मिल सकेंगे। 50,000 घर बनाने से बेहतर है जो सोसाइटियाँ वो डम पड़ी हैं उसको ऑन कर दें, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़मीन भी गवर्नमेंट की है और सिर्फ पोजीशन देनी है। काफ़ी जगहें तो ऐसी जैसे तेसर टाउन है, डेवलपमेंट भी हो गई है लेकिन पोजीशन नहीं दी। पोजीशन देंगे तो काफ़ी लोगों का, गरीबों का जो है वो मसला हल हो जाएगा। ओके, मतलब स्कीम 42 में भी आप कह रहे हैं कि अच्छा मौका है आवाम के लिए, इन्वेस्टमेंट 50,000 घर से ज़्यादा घर हैं लेकिन कब्जा तो दें जी, और प्लॉट्स बन चुके हैं मतलब प्रॉपर? बिल्कुल, प्लॉट पड़े हुए हैं और उनकी फाइलों के रेट नहीं है। वजह यही है कि पोजीशन नहीं है। पोजीशन देंगे तो फिर अच्छे खासे लोगों का जो ना काम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदे बहुत होते हैं। वो ये होता है कि एक तो प्रॉपर लैंड होती है, ठीक है, दूसरा ये है कि डेवलपमेंट गवर्नमेंट खुद करती है और एक्सपेंस गवर्नमेंट को खराजात तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी लोगों के लिए बेहतर हो जाता है। बेहतर हो जाता है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, पानी के बड़े मसाइल है कराची में, और जो नई नई बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे पानी के इशू भी देखे जाते हैं कि पानी का मसला है, इतनी देर पानी चलेगा, ये होगा, तो ये वजूहात किस बिना पे हैं और क्यों है? देखिए, आबादी बढ़ेगी तो हमारे पास डैम तो नहीं है, नए जो बन रहे थे वो भी रुक गए, तो जब हमारे पास सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए पानी नहीं होगा तो आगे जाके मसाइल बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। बिल्कुल, तो स्टोरेज के लिए हमारे पास बारिशें तो अच्छी खासी आती हैं, स्टोरेज के लिए हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई निज़ाम ही नहीं है, तो आगे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसको अभी से बेहतर करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। मतलब लोग कहते हैं कि 2025 में पाकिस्तान में पानी नहीं होगा, इस बात पे आपको क्या लगता है, कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं होगा, पानी होगा, लेकिन अगर जहाँ कम होगा वहाँ वही RO प्लान इस्तेमाल होगा जी, तो उसी से ही जो अब जैसे किसी बिल्डिंग में अब पानी आ ही नहीं सकता, लाइन ही नहीं है, तो उसको RO प्लान लगाना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी बिल्डिंगों में कराची में RO प्लान लगे हुए, उसी से वो पानी आ रहा है। तो बेहतर यही है कि डैम बनाए जाए तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन वो दिखता नहीं है कुछ जो है ना होना। पाकिस्तान के अंदर कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आवाम इसीलिए जो है ना वो अब दिल बर्दाश्ता हो गई है कि क्या करें, मतलब कोई मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के और जो लग्जरी आइटम है उनके रेट जो गिर रहे हैं वो इसी वजह से गिर रहे हैं। बिल्कुल, जब आपको सहूलतें नहीं होंगी तो क्या होगा? बहुत मुश्किलात होंगी, और मुश्किलात से जूझने के लिए पाकिस्तानियों में दम रहा कहाँ है, इतनी हिम्मत कहाँ से लाए हम लोग। वैसे तो हम लोग बहुत जो है वो ताकतवर कौम है, किसी चीज़ से नहीं डरते, लेकिन जब माशी बहरान आता है तो उससे थोड़ा बहुत सब इफेक्ट होता है। अच्छा शब्बीर भाई, गैस का प्रॉब्लम, सुई गैस का प्रॉब्लम, जो नई नई बिल्डिंग्स बनती हैं, पूरा लोग रहने आ जाते हैं, जिन्होंने घर लिया होता है, क्लाइंट्स, कस्टमर रहने आ जाते हैं, उसके बाद भी गैस जो है वो वहाँ पर ऑन नहीं होती, फिर सिलेंडर यूज़ करने पड़ते हैं, उससे जानो नुकसान होता है और बहुत से लोग डरते हैं, तो ये इसकी क्या वजह है? देखिए, ये
हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है। जिन घरों में सिलेंडर पड़े हैं वो सिलेंडर नहीं पड़े, वो बॉम्ब पड़े। बॉम्ब पड़े, एग्जैक्टली। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो आप अंदाज़ा लगाएं पूरा घर ही तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बॉम्ब है हर घर में, सिलेंडर नहीं है। इसको हम सिलेंडर कह रहे हैं लेकिन ये बॉम्ब है। बिल्कुल। अगर ये कोई नुकसान हुआ तो आपने देखा अभी जो है काफ़ी गाड़ियों से जो है सिलेंडर निकाल लेते हैं एलपीजी की, इसी वजह से ना कि हादसा होते थे। तो वो हादसा अगर घर में काफ़ी जो है ना, आपने देखा होगा गुल प्लाजा के अंदर भी और दूसरी जगहों पे भी ये सिलेंडर फट चुके हैं, जिससे जो है लोगों की अमवात हुई हैं। तो बेहतर यही है कि प्रॉपर लाइन दी जाए तो ही जो है मसला ये सॉल्व होगा। और जब तक ये सहूलतें नहीं है, बिजली गैस जिस सोसाइटी पे नहीं है उसको पोजीशन देने का ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए। ऑर्डर नहीं देना चाहिए। इसी के साथ शब्बीर भाई एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बहन, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अरे अजीब बात है, आज हमें पहचानी नहीं आप। अच्छा, मुझे आवाज ही सही नहीं आई आया भाई आपकी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमारे भाई बैठे हुए, इनको बहुत सलाम हो। वालेकुम। और प्रॉपर्टी का जो मसला है वो तो भाई सबके लिए है, क्योंकि प्रॉपर्टी के बगैर अगर आपका घर ना हो तो बड़ा मुश्किल हो। इस शहर में अगर किसी का जाती घर है ना, वो बहुत बड़ी बात है मेरी नजर में। और मैं इनसे जो सवाल मुझे करना है ना, बड़ा डिफरेंट ये करना है। देखें, माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जाहिर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उससे बहुत लोग वाबस्ता होते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि हमारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन करने पे लोगों को मजबूर भी कर दिया जाता है। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि हम बिला वजह कोई ऐसा काम करें जिससे उससे नुकसान हो, लेकिन क्योंकि हमारे इदारे ऐसे हैं कि उनको दिए लिए बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अगर वो इतना पैसा रिश्वत में लगा देंगे तो यार उसमें क्या लगाएंगे। लेकिन जो मेरा सवाल ये कि देखिए, इन्होंने बात की, मैं बफर जोन में रहता हूँ, मैं नॉर्थ तालमान से बफर जोन आया। जब मैंने नॉर्थ तालमान मकान ने बेचा तो वो आज उसकी प्राइस कहीं और थी। आज यानी मैं समझता हूँ 120 गज का घर बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो गरीबों के लिए तो कोई जगह नहीं। मेरा इनसे ये सजेशन है, मेरी इनसे पूछना भी है। देखिए, बात कि दुनिया भर में एक कंस्ट्रक्शन होती है, साइट होती है, बहुत दूर भी अगर आप चले गए वहां भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वही लगेगी ना, कि लोहा सरिया तो उसी रेट पे मिलेगा। जमीन चले आपने सस्ती खरीदी, लेकिन जो एक प्री फैब्रिकेटेड हाउसेस का एक दुनिया में रुझान होता है, जिसमें एक सस्ती प्री जो पहले से बनाए हुए मकान वहां सिर्फ जोड़ते हो जाके, उनको मेंटल करते हैं, उसको जोड़ के बना देते हैं, जैसे प्री फैब्रिकेशन जिसे कहते हैं, जिसमें ऐसा मटीरियल इस्तेमाल होता है जिसके अंदर शायद लोहे और सीमेंट की जरूरत नहीं पड़े। वो इस तरह के मकान होते हैं, वो बनाए जाते हैं, दुनिया भर में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ इस पे काम नहीं होता। एक तो मुझे ये सवाल करना है, दूसरा मुझे सवाल ये करना है कि हम कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी जगह अगर आपने एनओसी दिखा दी, लोगों ने सब कुछ कर दिया, भाई देखें, वो तो आदमी वही देखेगा ना जो आप दिखा रहे हैं, जो आप भी वही लेंगे जो दारे दे रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो किसी यानी पार्किंग की जगह थी या कोई बेसमेंट की जगह थी, उस पे फ्लैट बन गए। तो इस चीज से बचने के लिए आप गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि ये तो इतना बड़ा मसला है कि रोज हम इसको भुगतते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आया भाई फॉर कॉलिंग। शब्बीर भाई, आप देंगे आया भाई के सवालों का जवाब। जो हालात हैं और जो इदारों के मामलात हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि हमें हर अप्रूवल कोर्ट से लेनी पड़ेगी, तो ही हमें पता लगेगा कि वो लीगल है या इलीगल है। क्योंकि आप इदारों में चले जाएं तो जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वो इलीगल होती है। अगर कोई इदारा उसको रोकता नहीं है और उसको जो है उसी वक्त जो है स्टे नहीं लगाता और वो चलने देता है, उस पर रिहाइश भी हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ ऐसे बात बताते हैं कि ये इलीगल है, तो कहाँ जाए पब्लिक? पहले तो कोर्ट से ही अप्रूवल लेनी पड़ेगी फिर तो ये मामलात जो है ना, वो क्या कहते हैं कि हम पहले कोई गेम खेलते थे ना, तो रिंग वाला, ठीक है, कि जो रिंग में चले गया तो वो कामयाब हो गया जी। तो ये हाल है हमारा। तो हाँ जो रिंग में चला गया जो बच गया वो ठीक है, जो नहीं बचा तो कहीं ना कहीं फंसेगा। बिल्कुल फंसेगा। और प्रोग्राम का टाइम अख्तिताम पजीर हो गया हमारे पहले सेगमेंट का। शब्बीर भाई, क्या पैगाम देना चाहिए नाज़रीन को? देखिए, पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि लोग, ख़ासकर मैं इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे जो है ये पैगाम है मेरा, ख़ासकर प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट ना करें। इसलिए इन्वेस्टमेंट ना करें कि आपके इन्वेस्टमेंट की वजह से गरीब लोगों की पहुंच से प्रॉपर्टी दूर हो जाती है। जब चीज़ें नहीं बिकेंगी ना, तो फिर बिल्डर, इदारों, सबको समझ आ जाएगा कि प्रॉपर चीज़ होगी तो ही सेल होगी, वरना नहीं होगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सबसे ज़्यादा, तो फिर
नुकसान ही होगा। बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप ज़रूरी ज़मीन लें, उस पे जो है ज़राअत के शोबे में आएँ, इन्वेस्टमेंट वहाँ लगाए, वो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा देगा। और प्रॉपर्टी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो गरीबों का नुकसान ही होगा। बिल्कुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच शबीर भाई, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।